बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। ऑपरेशन सिंदूर, जिस पर ड्रैगन के कबूलनामे से ये तो साबित हो गया कि भारत ने पाकिस्तान में जमकर कहर बरपाया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सेना ने अपनी मिसाइलों से मुनीर के अंदर ऐसा खौफ भरा था जिसका असर आज तक दिखाई देता है। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल बाद चीन ने यह स्वीकार किया कि उससे मदद के बावजूद भारत पाकिस्तान पर भारी पड़ा। आसमान से पाकिस्तान की धरती पर गिरती मिसाइलें मुनीर को छिपने के लिए जगह ढूंढने पर मजबूर कर रही थी। चीन ने पहली बार आधिकारिक तौर पर यह माना कि उसने इस संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को ऑन ग्राउंड तकनीकी मदद दी। हालांकि भारत ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही ये कहता आ रहा है, ड्रैगन ने भारत की पीठ में गद्दारी का छुरा घोंपा है। उसने भारत के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान की मदद की है। हालांकि ड्रैगन हर बार भारत के आरोपों को झुठलाता रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल बाद चीन ने पहली बार कबूल किया कि उसने पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को सीधे सीधे तकनीकी सहयोग दिया था। भारत के खिलाफ पाकिस्तान को मदद पहुंचाने का यह खुलासा एवाईसी यानी एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना के इंजीनियरों ने टीवी पर एक इंटरव्यू के दौरान शी जिनपिंग की पोल खोल दी। इस इंटरव्यू में क्या कहा, कैसे ड्रैगन की पोल दुनिया के सामने खुल गई और कैसे चाइना के सपोर्ट के बावजूद पाकिस्तान की जमकर पिटाई कर दी हिंदुस्तान ने, बताएंगे आपको इसके बारे में पूरा मसला, पूरी एबीसीडी। भारत ने पिछले साल यानी 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर। इस दौरान पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। इस दौरान ड्रैगन यानी चाइना पर यह आरोप लगे कि वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद कर रहा है। उस वक्त चीन ने भारत के उन आरोपों को तो सिरे से खारिज कर दिया था। चीन की तरफ से साफ साफ इनकार कर दिया गया कि वो पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा था। लेकिन साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें एवीआईसी के इंजीनियर्स ने बयान दिया और उस आधार पर खुलासा हुआ कि भारत ने ड्रैगन पर जो आरोप लगाए थे वो 100 आना सच थे। और इस कबूलनामे ने यह साफ कर दिया कि यह सिर्फ भारत पाकिस्तान का टकराव नहीं था, बल्कि इसमें चीन भी एक्टिव होकर भारत से लड़ाई लड़ रहा था। एक टीवी पर इंटरव्यू आया और इस दौरान एवीआईसी के इंजीनियरों ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को मौके पर तकनीकी सहायता दी थी। इसे पहली बार चीन की ओर से आधिकारिक कबूलनामा माना जा रहा था। आइए आपको बताते हैं कि ड्रैगन ने अपने कबूलनामे में क्या कुछ खुलासा किया है। आखिर चीन का कबूलनामा क्या है? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद की। भारत ने पाकिस्तान में आतंकियों को चुन चुन कर मारा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान को हराया। पाकिस्तान के कई इलाकों में भारत ने हमले किए। पाक में भारत ने आतंक के ठिकानों को निशाना बनाया और इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में दहशत फैल गई। भारत की मिसाइलें पाक पर मौत बनकर बरस रही थी और भारत ने बिल्कुल प्रिसाइज अटैक किए और मुनीर के दिल में खौफ भर गया। ये हमारा कबूलनामा या हमारी तरफ से बात पेश की नहीं गई, बल्कि ये चाइना की तरफ से एवीआईसी की टीम की तरफ से एक तरह से ये कबूलनामा था। अब बड़े सवाल ये कि चीन की मदद भी मुनीर के काम नहीं आई क्या? बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाला पाकिस्तान अमेरिका के दम पर जिस तरह से उछलने की कोशिश कर रहा था, वहां पर चीन भी उसके साथ में था। चीन की मदद भी पाकिस्तान के कोई काम नहीं आ पाई। ऑपरेशन सिंदूर से चीन भी पाकिस्तान को बचा नहीं पाया। पाकिस्तान की हार के साथ चीन की भी हार हो गई। ये बड़े सवाल हैं। करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आलोक सहाय जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल एस.के. मलिक जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोढ़ी जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से 2 खास मेहमान मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। रक्षा विशेषज्ञ मेजर नदीम शेख और साथ ही साथ पाकिस्तान से ही सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर सज्जाद बुखारी भी मेरे साथ में कनेक्टेड है। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं सोढ़ी सर शुरुआत आपसे करना चाह रही हूँ। हम हमेशा से देखते रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान तो दगाबाजी में जाना जाता है, चीन भी उससे कम नहीं है। लेकिन जो पिछले साल की पूरी तस्वीर थी, मेरी इस बात पे देखिए यहाँ पर कर्नल मेजर शेख नदीम मुस्कुरा भी दिए, मोहर लगा दी उन्होंने एकदम। लेकिन सोढ़ी सर, क्या ये जो पूरी जंग थी, देखिए हिंदुस्तान तो एक साथ 2 मोर्चों पे लड़ रहा था।
एक तरफ वो ताकत, वो दुश्मन जो सामने था, और दूसरा वो जो अदृश्य तरीके से इस जंग को आग में घी का काम एक तरह से कर रहा था। लेकिन दोनों को ही बहुत जमकर जवाब दिया गया है। सोडी साहब। जय हिंद नैना जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पे और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के 2 महीने बाद 4 जुलाई को लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह, जो कि भारतीय थल सेना के डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने बयान दिया था कि जब सिंदूर चल रहा था तो पाकिस्तान को पूरी लाइफ टाइम इंटेलिजेंस चीन दे रहा था, और चीन पाकिस्तान को लाइव लेबोरेटरी की तरह इस्तेमाल करता है अपने हथियारों को टेस्ट करने के लिए। तो हमें तो बिल्कुल ही डाउट नहीं था कि पूरे सिंदूर के वक्त चीन ने पूरी मदद की पाकिस्तान की। अब जो ये खुलासा हुआ है, ये उस चीज की तरफ दर्शाता है जो हमारा आंकलन था बिल्कुल सही था। जहां तक पाकिस्तान की बात है नैना जी, भारत ने पाकिस्तान को 5 बारी सैनिक मुठभेड़ में हराया है पिछले 79 सालों में, और हमने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी कर दिए हैं। अगले 100 साल में अगर 10 और सैनिक मुठभेड़ होगी पाकिस्तान के साथ, भारत सारी 10 मुठभेड़ में भारी मात्रा से विजय होकर निकलेगा। पाकिस्तान कभी भारत के लिए कोई मिलिट्री चैलेंज था ही नहीं, और ना ही कभी आगे होगा। ठीक है, देखिए यही तो एक बड़ी बात एक तरह से हो जाती है कि मिलिट्री चैलेंज पाकिस्तान को तो हमने उस रूप में माना नहीं। लेकिन अच्छा, अभी जो तमाम परिस्थितियां हैं उसको लेकर मैं यही सवाल एक बार शेख नदीम जी से जानना चाह रही हूँ। शेख नदीम जी, अब तो स्वीकार कर लीजिए डटकर, आपके सामने तो बड़ा मजबूत आपका दुश्मन था, हमारे सामने तो ऐसी ताकतों के साथ में हमने जंग लड़ी और हमने उसके जवाब भी बखूबी दिया। अब तो खुद चाइना की तरफ से स्वीकार कर लिया गया है। ऑडियो अनम्यूट कर ले मेजर शेख नदीम जी। देखिए, सबसे पहले तो ये कि हमें पाकिस्तान के साथ अल्लाह की ताकत है, हमें दूसरी ताकतों की इतनी ज़रूरत नहीं है। नंबर 1 तो हम तो जो है वो मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है। भगवान भी है, अल्लाह भी है, वाहे गुरु भी है, जीसस क्राइस्ट भी है, लेकिन उनके साथ साथ सबसे पहले हम भरोसा करते हैं हमारी सेना पर, और उसमें सभी सेनाओं पर सर, सारी सेनाओं पर, सारी थल जल नभ सारी सेनाओं पर अल्लाह पे भरोसा करते हैं, उसके बाद हम सेना पे भरोसा करते हैं। लेकिन दूसरी बात ये कि दुनियावी लिहाज से बात की जाए तो यहाँ सीनियर बैठे मेरे, रिस्पेक्टफुली इनको पता है कि इट इज़ द मैन बिहाइंड द गन, कि जो गन के पीछे होता है इंसान वो मैटर करता है। इट इज़ नॉट दी PL-15। बिल्कुल PL-15 भी हमें मिले, वो चाइना के ही थे, और JF-17 थंडर ये भी चाइना के थे, J-10C भी आपको पता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चाइना के साथ हमारी एक भाईचारा है और आयरन क्लैड फ्रेंडशिप है हमारी, पहाड़ों से ऊंची है और समुद्रों से गहरी हमारी दोस्ती है। तो उसमें कोई हैरत की बात नहीं है। अगर चाइना भी हमारे साथ जो है वो आपके खिलाफ अगर खड़ा हुआ है तो ये तो हमारी बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक, साथ साथ टैक्टिकल और साथ साथ डिप्लोमेटिक दोनों लिहाज से हमारी कामयाबी है और हम इस पर फख्र करते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, इट इज़ ऑलवेज द मैन बिहाइंड द गन। इंफॉर्मेशन मिल जाना, सेटेलाइट से मिल जाना, PL-15, ये S-400, S-500 ये मैटर नहीं करते। हमेशा जंग के अंदर मैटर करता है दिल, और हमारे पास बहुत बड़ा दिल है। चलिए, आप ये बोल रहे हैं तो मैं मान लेती हूँ, हालांकि इस बात को बोलकर आप खुद ही हंसने लग गए। सर, आपने एक बात तो सही कही कि आप सबसे ज्यादा अल्लाह पर भरोसा करते हैं, उसके बाद में आता है अमेरिका और तीसरे नंबर पर आती है आर्मी। AAA तो हमेशा से पाकिस्तान का एक फैक्टर हमेशा से रहा ही है। लेकिन आलोक सहाय सर, बड़ी दिलचस्प बात हो जाती है। देखिए, इसका अंदाजा इसी बात से हो जाता है, जंग उसके साथ में लड़ने में बड़ा मजा आता है जब सामने आपके साथ में दमदार दुश्मन हो। तो पाकिस्तान के लिहाज से इस जंग में चाइना ने साथ दिया, चाइना और पाकिस्तान की जोड़ी मिलकर हिंदुस्तान के साथ में लड़ रही थी। समझा जा सकता है कि उनके सामने कितनी बड़ी मजबूत ताकत थी, लेकिन अफसोस ये कि वो मजबूत ताकत बनने के बाद में भी हिंदुस्तान को पीछे नहीं कर पाए। ये जो बड़ा खुलासा है सर चाइना की तरफ से, ऑफिशियली उसको स्वीकार करना, ये कितना इंपॉर्टेंट है? नाना जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। बिल्कुल सही, मेजर नदीम साहब ने सही कहा है कि चाहे कितना भी सपोर्ट चीन करे, चाहे जितने भी हथियार हो जाए, इट इज मैन बिहाइंड द गन विच मैटर्स। और सारे टैक्टिकल सपोर्ट और ऑन साइट चाइनीज इंजीनियर के सपोर्ट, चाइनीज सैटेलाइट्स के सपोर्ट, रीअलाइनमेंट
में रडार के रीअलाइनमेंट में पाकिस्तान को लाइव टाइम पे हेल्प करने की सपोर्ट, जो कि अब पूरे उसमें इंटरव्यू में आ चुका है सब कुछ कि क्या क्या किया चीन के लोगों ने वहां पे रियल टाइम में। इन सब के बावजूद ये जो मैन बिहाइंड मशीन होता है वो फाइनली मैटर करता है, और इसीलिए हमने बहावलपुर के जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर, मुरीद के में लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर, मुजफ्फराबाद में स्थित उनके ठिकाने, कोटली, रावलकोट, चकसवारी, भीमबर, नीलम घाटी, झेलम और चकवाल, ये सारे जगह पे पहले दिन ही हमने 9 सेंटर्स पे प्रिसीजन बॉम्बिंग की, और प्रिसीजन बॉम्बिंग का सबूत दिया। वीडियो है, फोटोग्राफ है। जो बहावलपुर का जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है उस पर निशान जो प्रिसीजन अटैक का है वो हमेशा पाकिस्तान याद रखेगा। उनके जो सेंट्रल डोम है, सेंट्रल डोम के बिल्कुल सेंटर में होल हुआ और वहां से मिसाइल अंदर जाकर के जमीन के अंदर जाके फटा। दैट पिक्चर इज एविडेंट। वो पिक्चर सब कुछ बताती है कि हमारे हथियार किस तरह के हैं और हथियार चलाने वाले और उसका इस्तेमाल करने वाले किस तरह के हैं। चाहे चीन कितना भी सपोर्ट करे, चाहे इनके पास PL-15 आया, चाहे इनके पास J-10CE आया जो एक्सपोर्ट वर्जन है, चाहे ये अभी बात चल रही है J-35 की, स्टील्थ फाइटर की, ये सारी बातें नैना जी ये क्यों हो रही है आपको मालूम है? ये हो रही है, चाइना जो है वो पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा होकर के बोल रहा है, उसको विश्वास दिला रहा है कि मैं तुम्हारे साथ युद्ध में हमेशा साथ रहूंगा, तुम हमसे J-35 खरीद लो। वो लालच दिया जा रहा है। इसलिए पिछले साल जब हमारे सोडी साहब ने बिल्कुल सही कहा, लेफ्टिनेंट जनरल रावत सिंह ने जब ये बोला था तो चाइना ने बिल्कुल साइलेंट रहा, उन्होंने बिल्कुल डिनाई कर दिया कि नहीं हमारा तो कोई हाथ ही नहीं था। दे डिड नॉट रिएक्ट टू दैट एलिगेशन। और आज देखिए वो खड़े होकर के वहां के इंजीनियर्स ने साफ कबूल लिया है इंटरव्यू में कि हाँ उन्होंने किया है, रियल टाइम किया। वहां पे वो मौजूद थे जब हमारे बीच हथियारों की एक्सचेंज हो रहे थे, बमों के एक्सचेंज हो रहे थे, तब वो वहां मौजूद थे और रियल टाइम उन्होंने रीलोकेशंस में मदद किया है रडार के, रियल टाइम उन्होंने सैटेलाइट पिक्चर्स दिए ताकि इंडियन जो डिस्पोजिशंस है मिलिट्री की उसकी पोजीशन बता रहे थे वो। तो इसके बावजूद भी वो हमारे मिलिट्री जितने पोजीशंस थे उसके लिए उन्होंने जितने भी हथियार वहां से लॉन्च किए, जो एक मिसाइल था जो सपोजिटली दिल्ली के लिए लॉन्च किया गया था जो सिरसा में मार के गिराया गया, तो हमारे पास तो सारे रडार, हमारे पास तो सारे पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं जो हमने मार के दिखाए। आपने अगर हमारे यहाँ कोई इस तरह का मिलिट्री बड़ा इंस्टॉलेशन को तबाह किया चीन के मदद के साथ बावजूद, या कोई बड़े तैयारे को मार के गिरा दिया, कोई उसका फोटो, कोई उसका वीडियो अगर दिखा देते तो शायद इनके सीने पर तमगा लग जाता, लेकिन वो लग नहीं पाया। जी हाँ नैना जी। ठीक है, मैं लेकिन सज्जाद बुखारी जी का रुख करना चाह रही हूँ। सज्जाद जी, इसके पहले तक जब हमने बात कही हमेशा पाकिस्तान की तरफ से ये दावा किया जाता रहा कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में हमने अपने दम पे लड़ाई लड़ी, हमने ये किया, हमने वो किया, और इसी पूरे नैरेटिव के साथ में आसिम मुनीर को आपने एक ऐसा हीरो बनाने की कोशिश की और बनाया फील्ड मार्शल। लेकिन असल में वो तो डिपेंडेंसी वाली लड़ाई हो गई, अपने दम पर लड़ाई किस तरह से हो गई। और आपने जो तमाम प्रोपेगेंडा क्रिएट किए, अब तो खुद चाइना की तरफ से उसको पेश कर दिया गया भाई कि ये जो लड़ाई लड़ी है पाकिस्तान अपने दम पर या अपनी सेना पर तो भरोसा ही नहीं कर पाया जिसके दम पे लड़ाई लड़ी, वो तो चाइना के भरोसे पे जंग लड़ने के लिए जंग के मैदान में था। सज्जाद जी। नैना जी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। आपने जो बात की है मैं इस उम्मीद के साथ एक गुजारिश करूंगा, गोशगुजार करूंगा कि मुझे आप 1 मिनट देंगी अनइंटरप्टेड, मुझे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए और मुझे आप इंटरप्ट नहीं करेंगे, फिर आप भले उसको काउंटर कर लीजिएगा। आपने दुरुस्त फरमाया, आपने जो हमारा मार्का है हक, जो आज का दिन जो है बड़ा एक तारीखी दिन है। आज के दिन आपको काली पट्टियां, मैंने पिछले दिनों में भी आपको कहा कि आपने वो काली पट्टी बांध के आना चाहिए था। आज आपका यौम ठुकाई था, तो यौम ठुकाई पर बंदा जो है वो काली पट्टी बांध के आता है। तो आपने जिन ममालिक का जिक्र किया, बिलखुसूस चीन जो हमारा आयरन ब्रदर है, तो मेजर साहब जो है उन्होंने तो बड़ी एहतियात बरती है और कि वो पाकिस्तान से हैं, उनका डिसिप्लिन जो है वो बड़ा मैटर करता है। वो आज तक इंटैक्ट है अपने उस डिसिप्लिन के साथ भी। लेकिन ये मुझे आप बताएं कि हमने तो चले चाइना जो हमारा आयरन ब्रदर था उनके साथ हमारा एक जॉइंट एडवेंचर जिसमें JF-17 थंडर और फिर खुसूस J-10C और PL-15 का हमने जो इस्तेमाल किया,
वो तो सारी दुनिया को इस बारे में पता है। आपने S-400 लिया रूस से, उसको बदनाम किया। राफेल फ्रांस के लिए वो आपने तबाह किए, और आपने अपनी जो फादरलैंड है उसके आपने ड्रोन इस्तेमाल किए, उनको भी आपने, आधी दुनिया का आपने कचरा जमा करके, आधी दुनिया का आपने असला जमा करके उनको बदनाम कर दिया। उनकी रेटिंग आज कहां पहुंच गई है? आप जाए राफेल की कहां रेटिंग पहुंची। उसी दिन जिस दिन 10 मई को ये वाकया रूनुमा हुआ था, 10 मई को जो बिलखुसूस हमने आपके ऊपर जो ताबड़तोड़ हमले किए थे, जो हमने वहां पे तबले बजाए थे आपके, और जो आपकी हालत की थी, जो दुर्गत बनाई थी, उसी दिन राफेल के जो आप उठाकर देखें कि उसका ग्राफ कहां पे पहुंच गया था। तो आप सिर्फ चाइना से इतने जो है वो परेशान है। चाइना ने हमारी मदद की। चाइना हमेशा से पाकिस्तान का आयरन ब्रदर है, लेकिन चाइना अगर आग की धुकाई करता हमारे साथ मिलकर, तो आज राधा सिर्फ मुंबई में नाच रही होती, आज आप बात करने के भी काबिल नहीं होता, आज आपका कोई स्टूडियो ही ना होता, ना ही हिंदुस्तान जो है वो पूरी दुनिया के नक्शे पे कहीं नजर आता। ये पाकिस्तान ने सॉलिड खुद ये ऑपरेशन लॉन्च किया, कम्युनिकेशन आपके साथ मदद कर रहा था, सर्जिकल स्ट्राइक की, सर्जिकल धुलाई की, सर्जिकल ठुकाई आपकी की है, इसको मान ले। दुनिया से ठीक है मालिक सर, पाकिस्तान के पत्रकार महोदय किस दुनिया से हैं? मालिक सर बोल लेने देती हूँ, क्योंकि हमेशा से सज्जाद को देखिए कहीं ना कहीं तो मौका मिलता नहीं है, पाकिस्तान में इतनी आज़ादी नहीं है बोलने की। कोई बात नहीं, मैं चाहती हूँ यहाँ पर ही आपने 1 मिनट कहा अनइंटरप्टेड वे में, मैंने आपको मौका दिया। मार्काए हक या मार्काए धोखा, अब तो ये भी बात हो गई है, बार बार जो बात कह रहे हैं, आखिर किसने किसको पीटा है, किसने किसकी बैंड बजाई है। आप तो अपनी सेना के भरोसे तक जंग पे नहीं उतर पाए, आप अपने इतना भरोसा तक नहीं जता पाए मलिक सर, आप जो बात कह रहे थे। ठीक है, इनकी बातें, ये तो जो स्क्रिप्ट है रटी रटाई अपनी जनता के सामने इनको बोलने के लिए जाना है, उसी फेक नैरेटिव के साथ में, ये तो अपनी सेना पर तक भरोसा नहीं जता पाए। अब तो चीन ने एक्सपोज कर दिया ना, वरना झूठे ढकोस से तो नजर आ ही रहे थे पाकिस्तान के। नैना जी, झूठ की ना कोई लिमिट होती है, बट पाकिस्तानी वालों के लिए कोई लिमिट नहीं है। रात दिन इनको तो सपने में भी झूठ ही बोलना आता है। अपनी जो आवाम है ना इनकी, उसको आवाम को इन्होंने ऐसा झूठा चूरण जैसी लस्सी पिलाई है झूठ की, कि पर उनको बार बार झूठ बोल के डेली उनका तो यही काम है। और ये सज्जाद भाई साहब जो बैठे हैं ना, ये पत्रकार की मुझे शक होता है कि कौन सी पत्रकारिता करते हैं। पत्रकार का काम होता है कि वो ग्रेसफुली सच को एक्सेप्ट करे, और एक्सेप्ट करके अपनी कमियों को एक्सेप्ट करे, और दूसरे के साथ एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग में एंगेज करे। आप संजय मलिक की सच बोलने में एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन आप अभी नैना जी देखिए, ये देखो, सुनो, ये क्लेम कर सकते हैं, अभी बोल रहे थे कि भारत तो एग्जिस्ट नहीं करता। अरे आप तो खुद हमसे टूट के बने हो भाई, आपके पिताजी तो यहाँ बैठे हैं सारे के सारे। आप हम नहीं एग्जिस्ट करते तो तुम कहाँ होते हैं? अपने तुम्हारा तो एग्जिस्टेंस नहीं होता। अरे तुमको तो पैसे दिए तब जाकर तुम्हारे तन पे कपड़े आए। ज्यादा मत खुलवाओ, नहीं तो ज्यादा धागे खुल जाएंगे। ज्यादा मत बुलवाइए, नहीं तो ऐसे धागे खुलेंगे कि लपेटना मुश्किल हो जाएगा। सज्जाद सुनो मेरे, सज्जाद झूठ पे सवार हो गया, झूठ पे सवार हो गया। तुम्हारा काम है प्रोपेगेंडा चलाना, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी नहीं तो तुम्हें उठा के अंदर ऐसा डालेगी कि तुम बुढ़ापे तक नहीं निकल पाओगे। तुम्हारा काम यही है, झूठ को फैलाना। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात सुनिए। आप किसी को नहीं मानते। सुनिए नैना जी, ये DGISPR सुनिए, कल इनको इंटरव्यू हुई है कि भारत वाले इंग्लिश में बोलते हैं। अरे इंग्लिश आती है, तुमने तो सत्यानाश कर दिया अपनी लैंग्वेज का। सिंधी को मार डाला, बलोची को मार डाला, पश्तो को मार डाला, उर्दू थोप दी। उर्दू आपकी नेचुरल लैंग्वेज है क्या? अरे आपका कौमी तराना किसमें है? किसमें, कौन सी भाषा में है? फारसी में लिखा है ना वो उर्दू में है, ना सिंधी में, ना बलोची में। आप लोग झूठे एक ऐसे बेसलेट प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हो। और रही बात चाइना की, चाइना को हम कब दुश्मन, हम कब मानते हैं अपना दोस्त भाई? गलवान में क्या हुआ था मालूम है ना? 80 सोल्टी के अलाउ किया था, 80 सोल्टीज हेलीकॉप्टर के अलाउ की थी हमने, एम्बुलेंस की। समझे गलवान, थोड़ा पढ़ के आ जाओ। डोकलाम जरा पढ़ के आ जाओ। श्रीमान, पत्रकारिता ऐसे नहीं होती। आपसे अच्छे तो हम हैं नॉर्मल सिटीजन, कि हम कम से कम कुछ डेटा तो लेके आ जाते, कुछ पढ़ के तो लेके आपके जो नहीं, इतना डर गए फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर, इतना डर गए ऑपरेशन सिंदूर से कि पावर शिफ्ट करना पड़ा पाकिस्तान में। कौन सा हुआ अमेंडमेंट 27? क्यों करना पड़ा? क्योंकि भारत ने ऐसा बम्बू लगाया ना कि रात की नींद हराम हो गई। और रही बात आपकी चाइना के लिए, तो आप एक टेस्टिंग फैक्ट्री हो, एक टेस्टिंग लेबोरेटरी हो।
आप चाइना तो अपना पूरा कचरा, पूरा हथियार आपके यहाँ टेस्ट कर डाले, क्या हुआ? हाइड्रोक्लोरोक्विन बोलते हैं हम एचक्यू को यहाँ में भारत में, और देते हैं अच्छा खासा डोज। सज्जाद आप सुन नहीं रहे, लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये बात आपने जो भी आपने सारी बातें कही, मैंने आपको बिना टोके, किसी भी गेस्ट ने आपको नहीं टोका, आपकी बातों में तर्क नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बोलने दिया कि ठीक है, चलिए कम से कम मन को शांति मिल जाए। अच्छा, एक बात बता दीजिए, चाइना की तरफ से कहा गया पाकिस्तान का ये जो पूरा ऑपरेशन चल रहा था वो रियल टाइम टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा था, चाइना आपको अपनी टेस्ट लैब के तौर पर मान रहा है जनाब। अब अगली बार अगर पंगा ले लेंगे तो फिर चाइना के इंजीनियर्स को बुलाने के लिए दौड़ेंगे या फिर अपनी दम पे लड़ाई लड़ने की कोशिश करेंगे? लद्दाख याद है, लद्दाख याद है, अरुणाचल प्रदेश याद है, बहुत अच्छे से। अरे तो मतलब आप वही आप अभी भी चीन के दम पर ही उछल रहे हैं ना, अभी भी चीन के दम पर उछल रहे हैं ना, याद है, धुलाई और चुकाई याद है चाइना की। अरे अभी भी, चलिए मैं समझ गई, सुनिए सज्जाद, मैं समझ गई आपके तर्क वितर्क है, यही सवाल मैं मेजर शेख नदीम से पूछना चाह रही हूँ। मेजर शेख नदीम साहब, पाकिस्तान की जो सेना है वो तो बहुत एक्सपीरियंस्ड सेना के तौर पर कही जाती है, पाकिस्तान की सेना को उन्होंने पीछे करके चाइना ने उसे अपना टेस्ट लैब बना लिया। अरे ये जंग लड़ी किसने? पाकिस्तान की सेना ने या फिर चाइना की तरफ से जंग लड़ी गई? अब तो यही कंफ्यूजन हो गया है बड़ा। देखिए, चाइना वाले चाइना में है, वो किसी जंग में नहीं लड़ते, आपने देखा है। अरे वो कह रहे हैं कि जब भी जंग चल रही थी तो ग्राउंड पर मौजूद थे, रियल टाइम टेस्टिंग चल रही थी सर। देखिए, आपको पता है चाइना किसी जंग में नहीं उलझता। ईरान के साथ हम समझते थे कि शायद चाइना आ जाएगा, उसका पेट्रोल बंद हो जाएगा तो चाइना आ जाएगा, वेनेजुएला का पेट्रोल वहां से उसको मिलना बंद हो गया तो चाइना आ जाएगा, लेकिन चाइना ने तो ईरान को भी छोड़ दिया। तो देखिए, हम चाइना वाइना पे भरोसा नहीं करते। वैसे भी कहते हैं कि चाइना का माल ऐसा होता है चले तो शाम तक, ठीक है ना, वरना एक लम्हे में खत्म हो जाता है। तो हम चाइना के माल पे भरोसा नहीं करते, हम अपने दिल पे और अपनी कुव्वत बाजू पे भरोसा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और कर्नल साहब को पता है, देखिए हुआ ये, इस ऑपरेशन सिंदूर में भी वही हुआ, आपने डिपेंडेंसी उन पर बनाई, आपने सोचा कि भाई चाइना आपको बैकअप सपोर्ट देगा, हिंदुस्तान के साथ में जंग लड़ लेंगे, लेकिन ना खुद की साख बचा पाए ना चाइना की बच पाई। देखिए, आज पाकिस्तान के साथ दुनिया म्यूचुअल एग्रीमेंट के लिए लाइन लगाए खड़ी है। अरे सर, आप देखिए, ऐसे नहीं है, आपको डाकिया बना रहे हैं, आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं है, ठीक है, मलेशिया, इंडोनेशिया, टर्की, अजरबैजान, आप जानती हैं, ठीक है, इन सब जगहों पे जाके हमने लड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको उनको हमारी वैल्यू का आइडिया है और पूरी दुनिया को आइडिया है कि हम ऐसे आसानी से नहीं। आप बात करते हैं बांग्लादेश वाले 1971 की, जहां दो भाइयों की जंग में आप लोग बीच में घुसे, दो भाइयों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था या कोई उसका मसला, उसको आपने बढ़ावा दिया और उसको वहां पे आपने एक छोटी सी जो है ना वो कामयाबी हासिल कर ली, उसको अभी तक आप जो है ना वो सर पीटते रहते हैं, जबकि वो एक पॉलिटिकल रिजल्ट था। आए ना आप सिंदूर 2 करें ना, अभी जैसे सिंदूर 1 शुरू हुआ, हमने पहला फायर किया तो आपकी कर्नल सूफिया जी स्क्रीन के ऊपर बैठी हुई थी, वी डोंट वांट एस्केलेशन, वी डोंट वांट एस्केलेशन। फिर आप बात करते हैं कि जनाब पाकिस्तान ने बैक किया, और ऑपरेशन सिंदूर 2 हो गया, मान लीजिए ऑपरेशन सिंदूर 2 हो गया, तो वो आप किसके दम पर ये जंग लड़ेंगे? अपने सैनिकों को उतारेंगे या फिर वही है जिस पर आप भरोसा नहीं करें, चीन पर? देखिए, आप बहन हैं, हम अपने ही दम पे लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला, और आप बेफिक्र हैं इंशाल्लाह ताला। जो है ना अकेले अच्छा ठीक है, मैं सोढ़ी सर आप बताइएगा, अभी इन्होंने चूंकि 1971 का जिक्र कर दिया, ये कहते हैं कि भाई दो भाइयों की लड़ाई है, दो भाइयों की लड़ाई, वहां पे घर बचा नहीं पाए, बलूचिस्तान में घर बच नहीं पा रहा, केपीके में घर बच नहीं पा रहा, हम देख रहे हैं पीओके में घर बच नहीं पा रहा, तो बच कहां पा रहा है? और किस चीज की ये शाबाशी लेने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई उसके बाद से पूरी दुनिया में एक बड़ी वाहवाही। सर जरा स्थिति बताइएगा, आप फैक्ट्स के साथ में चीजों को रखते हैं, जरा बताइएगा सर। नैना जी, मेरे को तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि अगर कोई पाकिस्तानी कहे कि 1971 की शिकस्त तो छोटी सी बात थी, जब उनका देश दो भागों में टूट गया, और उसको अगर वो छोटी सी बात कहें तो मेरे को तो बहुत हंसी आ रही है। देखिए नैना जी, हमें इतिहास में जाना होगा, जब भारत और पाकिस्तान एक ही थे 1947 से पहले, तो जब ब्रिटिशर्स ने फैसला किया भारत पाकिस्तान के बंटवारे को, तो पाकिस्तान के आज के जो 4 सूबे हैं उसमें से 3 सूबे तो पाकिस्तान में विलय होना ही नहीं चाहते थे, वो भारत में रहना चाहते थे, और एक जो सूबा था पंजाब का, जो पाकिस्तान सूबा है,
उसमें सिर्फ 8% मुसलमान ही पाकिस्तान का नया देश चाहते थे, यानी कि 92% मुसलमान पाकिस्तान में जो हैं वो कभी भारत से अलग होना ही नहीं चाहते थे। लेकिन क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना की जिद थी और ब्रिटिशर्स की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी, वो एक लंबी कहानी अपने आप में है, तो ब्रिटिशर्स ने भारत पाकिस्तान का बंटवारा किया। बंटवारे से पहले 4 अगस्त को दिल्ली में एक मीटिंग हुई जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन और खान ऑफ तलत थे, जिसमें यह फैसला हुआ कि बलूचिस्तान एक आजाद देश रहेगा, और जिसकी वजह से ये जिन्ना ने भी एग्री किया। और एक हफ्ते बाद 11 अगस्त को बलूचिस्तान ने अपनी आजादी डिक्लेयर की। 14 अगस्त को पाकिस्तान एक नए देश के रूप में उभरा और अगले दिन भारत आजाद हुआ। जी जी ना जी, मोहम्मद अली जिन्ना का आपकी किसी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, आप बात पूरी कीजिएगा। रिस्पॉन्ड करना है इसका, गलत बयानी हो रही है, मैंने रिस्पॉन्ड करना है इसका। अच्छा बोलिए बोलिए फिर। जी जी नैना जी, 11 सितंबर 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना का इंतकाल हुआ। 2 दिन पहले 9 सितंबर 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श, जो पाकिस्तानी सेना के थे और वो मोहम्मद अली जिन्ना के पर्सनल डॉक्टर थे, 9 सितंबर 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना ने कर्नल इलाही बख्श को कहा कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने पाकिस्तान बनाया। जो उन्होंने मरने के 2 दिन पहले कहा, वो उनकी बात बिल्कुल सही और सटीक थी। और एक और टिप्पणी करना चाहूंगा। जी जी फिर सज्जाद, आपकी शायद किसी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, बात पूरी कीजिएगा सर। जी फिर मैं नैना जी, इसी साल 24 फरवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पिछले साल जब भारत और पाकिस्तान का मुठभेड़ हो रही थी, सैनिक मुठभेड़, उसमें भारत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को जान से मारने वाला था, और शहबाज शरीफ रोता हुआ मेरे पास आया था या फोन किया था, और शहबाज शरीफ और असीम मुनीर जमीन के नीचे बंकर में छुपे हुए थे। जब अमेरिका का राष्ट्रपति ये कह रहा है, जो आज पाकिस्तान का टूट मित्र है, तो हमें इस बात से ही अपने आप में सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। जी सज्जाद, देखिए बात यह है कि मैं बहुत एहतराम करता हूँ सर का, क्योंकि इनके जो सर पे पग है ना, वो बाबा गुरु नानक के हम बहुत एहतराम उनका करते हैं, क्योंकि उनके सूफिया कराम के साथ हमारे बड़े अच्छे मरासिम रहे हैं। तो एक तो ये फैक्टर है। दूसरा, इंतहाई गलत किताबचा पढ़ के इन्होंने अपने देशवासियों को मिसगाइड किया है, इन्होंने डिट्रैक्ट करने की कोशिश की है। बलूचिस्तान पाकिस्तान बनने से पहले कभी था ही नहीं। बलूचिस्तान कब था, मुझे आप ये बताएं। आप बलूचिस्तान की 3 स्टेट्स का नाम मुझे बता दें। अगर आप आर्मी में सर्व कर चुके हैं तो मुझे 3 स्टेट्स का नाम आप बताएं। मेरे भाई, बलूचिस्तान बनाने वाला कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, और पाकिस्तान खुद है जिसने ये बलूचिस्तान बनाया है। वहां पे उस वक्त 4 स्टेट्स थी। एक ब्रिटिश बलूचिस्तान था, एक वहां पे खारान था, एक वहां पे मकरान था, एक वहां पे बेला था। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ स्टेट्स थी, जिन स्टेट्स को इकट्ठा करके पाकिस्तान बलूचिस्तान बनाया गया। पहले तो आप जो है जरा तारीख का सही जायजा लें। ये पता नहीं आपने कौन सी झंडू कहानी और पता नहीं कौन सा जो है indian.com.झूठ.pk पढ़कर आप यहाँ पे आए हैं। आपको तो बलूचिस्तान का पता ही नहीं है। मैं बलूचिस्तान से हूं, तो मुझसे आप पूछें कि बलूचिस्तान की क्या हिस्ट्री है। खान ऑफ कलात मीर अहमद यार खान से पाकिस्तान बनने से बहुत कबल ही कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ एक कमिटमेंट उनकी हो चुकी थी, और खान ऑफ कलात मीर अहमद यार खान को हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में आया, दीदार उनका हुआ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ हमने इलाक करना है, जबकि बेला स्टेट और दीगर स्टेट पहले ही पाकिस्तान के साथ इलाक कर चुकी थी। आपकी ये जो झूठी झंडू कहानी है, ये इसको किसी और को जाके सुनाना जिसको पता नहीं होगा। और हो गया सज्जाद, आपकी झंडू कहानी सुनिए, आपकी झंडू कहानी को अभी एक्सपोज करते हैं। आप बार कहते हैं कि ये जो फैक्ट्स हैं, मिसफैक्ट्स हैं। आपको पता है कि आखिर किस तरह से जब बलूचिस्तान की बात हो रही थी, जिसे प्रीस्टली स्टेट्स कहा जाता था पहले इस पूरे क्षेत्र को, और जब वो तो पाकिस्तान के साथ जाना ही नहीं चाहते थे, किस तरह से जबरदस्ती दबाव बनाकर आपने उस पर कब्जा किया। ठीक वैसे ही जो आप जम्मू कश्मीर के साथ में करना चाहते थे, लेकिन वो आपके साथ हुआ नहीं, तो वो आपका एक तरह से नासूर बन चुका है वो मर्ज। आलोक साहे जी कुछ कह रहे।
नैना जी, मैं सज्जाद साहब को बताना चाहता हूँ कि उन्हीं का उदाहरण दूंगा। वो बता रहे हैं ना, जो खान साहब थे कलात के, आप पढ़िए, आप कौन सी किताब पढ़ते हैं? आप कम से कम विकिपीडिया पढ़िए, आप गूगल पढ़ लीजिए। सर वो आता नहीं होगा वहां जब पे। जब 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 ब्रिटिशर्स यहाँ से छोड़ के जा रहे थे, जब वेबसाइट के थ्रू इन्होंने अपना डेटा निकाला होगा पाकिस्तान की जी, जब ये देश आजाद हो रहा था तो 1947 में खान साहब ने अब कलात को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था, न पाकिस्तान में न इंडिया में। और ये 48 में जाकर के आप जो बता रहे हैं ना कि उनको ख्वाब आया, सपने में आए कि आप तुम पाकिस्तान के साथ मिल जाओ, तो उन्होंने मिल लिया। वो भाई साहब 48 में आपने जबरदस्ती उसको लिया। शमशान घाट की तैयारी करें, आपकी चिता जलनी और आप अभी भी झूठ बोल रहे हैं। एक टांग आपकी कब्र में है, आप कैमरे के सामने आकर। सज्जाद बुखारी, माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। सज्जाद बुखारी, माइंड योर लैंग्वेज। मैं आपको सज्जाद जी करके बोलती हूँ। आप अगर जिन कब्रों की बात करते हैं तो एक बार जाके उन कब्रों को जरा टटोलिएगा जिसमें आतंकियों को दफनाया हुआ है और उनकी मौत पर आंसू बहाते हैं आप उन बलूचिस्तानियों की बात करते हैं जिनको आपने कब्र के अंदर गाड़ कर रखा है। माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। मैं आपको बतौर पत्रकार यहाँ पे शामिल करती हूँ और आप मुझे हमेशा ज्ञान देने की कोशिश करते हैं ना, जरा किस तरह से एंकर को बात करनी है और किस तरह से प्रेजेंट करना है, जरा सीख कर आइए आप, डेकोरम जरा सीख कर आइएगा प्लीज। नाना जी देखिए, मैं शब्दों का इस्तेमाल कीजिए ना। आप तो वैसे बड़े अच्छे शब्दों को निकालने की कोशिश करते हैं। आप बार बार जिस कब्रिस्तान की बात करते हैं, बलूचिस्तान को आपने कब्रिस्तान बनाकर रखा है जनाब। जबरदस्ती फोर्स्ड वहां पर आपने उसको अपने कब्जे में लेकर रखा है। खुद वहां के लोग कहते हैं 227 दिनों तक था ना वो आजाद, था ना आजाद। आपने किस दम पे उस पर जबरदस्ती कब्जा किया साहिब सर? देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ सज्जाद साहब, ये बेसिकली सज्जाद जी, ये बेसिकली मेजर नदीम साहब इनके संस्कार दिखाते हैं कि इन्होंने क्या सीखा है और किस रूप में देखते हैं। पाकिस्तान की सेना तो इनकी नजर में कुछ है नहीं, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की सेना का रुतबा सबसे ऊपर है। सज्जाद बुखारी, आलोक साहिब सर। सज्जाद साहब, जब तक आप मदरसे की तालीम पर भरोसा रखेंगे ना, तो ऐसे ही लहजे, ऐसे ही भाषा सीखेंगे और ऐसे ही बेचैनी होगी आपकी डिबेट्स में। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कम से कम मेजर नदीम साहब से ही सीखिए कैसे डिस्कशन किया जाता है, कैसे भाषाओं की मर्यादा रखी जाती है। एटलीस्ट इस मामले में आई रिस्पेक्ट मेजर नदीम कि एक लिटरेट आदमी के जैसा वो बात करते हैं और अपनी जो भी बात है वो अपनी बात रखते हैं, और हम उनकी बात को अगर काटना चाहते हैं तो काटते हैं। तो क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये तालीम की बात होती है। ओके सज्जाद साहब, तो थोड़ा सा एहतराम बरतें। और ये देखिए, आप बताएंगे कि फलाना किताब। आम जनता को मैं बताना चाहता हूं कि गूगल पे जाए, देख ले कि कलात ने अपने आप को 1947 में आजाद घोषित किया था कि नहीं किया था। सबको मालूम है, अवेलेबल है, ये ओपन सोर्स पे अवेलेबल है, कोई इसमें किताब में देखने की जाने की भी जरूरत नहीं है। तो आप दूसरी बात, मैं अब नदीम साहब को बताऊंगा। अरे साहब, आप जरा गूगल पे टाइप कर लें, फिर आके बात कर लेंगे। मैं थोड़ा नदीम साहब से बात करता हूं, क्योंकि आपसे बात करना बेकार है। आप देखिए सज्जाद साहब, आप जब तक कि प्रूफ के साथ नहीं बात करेंगे ना, आपसे बहस नहीं करना चाहे मुझे, क्योंकि आप प्रूफ है ही नहीं आपके पास। आप देखिए, अगर भारत जब बात करता है, हमारे जब लेफ्टिनेंट जनरल ब्रीफिंग देते हैं, तो वो वीडियो लेके आते हैं टीवी पे, वो पिक्चर्स लेके आते हैं सैटेलाइट्स के। ये देखिए, हमने ये मारे, हमने यहाँ ये बेस तबाह किया, ये देखिए पिक्चर हमने इनके एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ मारे। आप में अगर देखिए, आपके अगर ऐसी है बातें हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है, आप भी आइए ना, प्रूफ के साथ आइए, आपकी बात हम मानेंगे। और मेजर नदीम साहब, आई एम रियली थैंक यू कि आप कम से कम एक शरीफ आदमी जैसा डिस्कशन करते हैं। मे बी बिकॉज इज अ फौजी अपब्रिंगिंग। हाँ नदीम साहब, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि देखिए, जब तक आप लोग पढ़े लिखे लोग, मैं जानता है पाकिस्तान का भविष्य तभी अच्छा होगा जब कम से कम पढ़े लिखे लोग, जो खामियां हैं वहां पे, जिस कारण से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा है,
उन खामियों को अगर आप लेकर के आगे बढ़िए, अपने देश को मजबूत कीजिए। नहीं, मैं नहीं कहता हूं कि आप देश सज्जाद भी आपका इतने बुरे टूट नहीं है। सज्जाद भी कभी कभी जब मिसफैक्ट उनके पास में मिसफैक्ट का जब पुलिंदा लेकर आते हैं तो चीख चीख कर चिल्ला चिल्लाकर उनको लगता है कि मैं ये बात बोलूंगा सच हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कभी कभी शब्दों की मर्यादा। सज्जाद जी, कोई नहीं, आप क्रैश कोर्स कर लीजिए भारत से, आपको फ्री क्रैश कोर्स करवा देंगे विदाउट कोई फीस चार्ज किए। वो बड़ा अच्छा क्रैश कोर्स होगा, आपको बाकायदा ट्रेनिंग भी दे दी जाएगी, उसमें कोई आपत्ति भी नहीं होगी। लेकिन मैं यहाँ पर एक बार जिस तरह से अभी लगातार हम, मुझे लग रहा है चाइना से इधर उधर हो गए मैं, लेकिन मलिक साहब आपका एक बार रुख करना चाह रही हूँ। ठीक है, मैं सज्जाद जी अगर नदीम सर की बात करूँ तो मेजर शेख नदीम जी ने अभी कई बड़ी बातें कही थी। पिछले जो युद्ध रहे या फिर जो तमाम चाइना के साथ में उसके कोलैबोरेशंस रहे, इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के साथ में चाइना की जो बड़ी भूमिका रही, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके साथ में कई टेस्ट हो गए, कई फ्लोर टेस्ट तक हो गए एक तरह से, कि किस तरह से पाकिस्तान उसकी टेस्टिंग लैब है, और जो चीन का जो एक तरह से उनको टेस्ट करना था वो भी फेल हो गया हिंदुस्तान के सामने आने के बाद। नैना जी, इस ट्रायंगल को समझने की कोशिश करते हैं, भारत, पाकिस्तान और चीन। देखिए चीन क्या करता है, चीन, नदीम साहब बिल्कुल सही बोले थे, मैं उनकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। चीन कभी भी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आएगा अनलेस 62 में हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद से 67 में नाथुला के नॉर्थ में जो ऑपरेशन हुआ था उसमें चाइना की क्या हालत हुई है ये हम सबको मेरे ख्याल से हम तो जानते हैं, मिलिट्री के आदमी, मेरे ख्याल से मैं समझता हूं मेरे पाकिस्तानी मेहमान देख सकते हैं इसको। मैं चलो उस पर ना आता हूं, छोटे ऑपरेशन की बात नहीं करता हूं, मैं बड़ी बात पे इसलिए आता हूं। चीन को चाहिए होता है बाजार, मार्केट। चीन के अभी जैसे कि हमारे मेजर साहब बोल रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि चला तो शाम तक, तो इसी बात को मैं लेते हुए ये कह सकता हूं कि रिलायबिलिटी फैक्टर आता है। चाइना के प्रोडक्ट चाहे आप डेली यूज में ले लीजिए, हथियार लीजिए, वेपन लीजिए, उनका रिलायबिलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड क्वेश्चनेबल है। जैसे कि HQ-9 को जब नष्ट किया गया उसके बाद पाकिस्तान पूरा ब्लाइंड हो गया, क्योंकि पाकिस्तान के पास दूसरे देश के ओरिजिन का कोई भी बैकअप एडी में नहीं रहा। जब नहीं रहा और वो नष्ट हो गया तो पाकिस्तान को वहां से एक तरह से डैमेज होना शुरू हुआ, और जब 300 किलोमीटर दूर, यानी अवेक्स, उनके यहां अवेक्स नहीं कुछ और बोला जाता है, अवेक्स को भी 300 किलोमीटर दूर मारा गया, उसके बाद पाकिस्तान को रियलाइज हुआ कि ये बात बहुत डीप बढ़ चुकी है। उसके बाद से DGMO का एक्टिवेट, चूंकि पाकिस्तान से कॉल गई अमेरिका से भारत भी कॉल आई होगी, लेकिन उनको कहा कि आप डायरेक्ट एंगेज कीजिए, क्योंकि भारत ने ये मैसेज किया कि वी विल नॉट एक्सेप्ट द मेडिएशन ऑफ एनी थर्ड कंट्री और थर्ड पर्सनैलिटी ऑल्सो। देन ये डायलॉग जो DGMO है ये एक्टिवेट हुआ, चैनल ये खुला, और उसके बाद DGMO ने भी देखा जाए चौथी कॉल में इसको लिया। चलिए मैं कहता हूं ऑपरेशन में दोनों तरफ डैमेज होता है, मिलिट्री ऑप्शन की फितरत है, उसका इंग्रेडिएंट पार्ट है कि एसेट्स का डैमेज होना, मैन पावर का डैमेज होना। लेकिन क्या मैं जो हाईलाइट करना चाहता हूं, वो जो तीसरा एंगल में बताया था, भारत के लिए जो टेक ओवर रहा, और हमने ये बहुत पहले रियलाइज कर लिया कि हमारी डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और पिछले 15 साल से हम इस चीज पे पूरा ध्यान दे रहे हैं। और आज की डेट में, पिछले साल हमारा जो रिकॉर्ड था 23,000 करोड़ का एक्सपोर्ट था, आज की डेट में हम 38,000 करोड़ का डिफेंस इक्विपमेंट एंड वेपन्स एक्सपोर्ट कर चुके हैं। ये रिपोर्ट हमारे मंत्रालय की रिपोर्ट में आ चुकी है। दूसरा टेक अवे है कि आप दूसरे देश की कंट्री पर रिलायबल होकर अपने देश को ज्यादा नहीं बचा पाओगे। हमने दो फ्रंट नहीं, मेरे मेहमान कह रहे थे, पूरा आदर है सभी का, कि हमने दो फ्रंट चाइना पाकिस्तान नहीं लड़े, हम तो टर्की भी लड़े। टर्की के तो खुद ट्रेंड मैन पावर वहां बैठी थी जो ड्रोन्स को ऑपरेट कर रही थी। ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होती है, और हम लोगों के पास इसलिए कि हम थोड़ा स्टडी करते हैं, अपना कंक्लूजन निकाल लेते हैं। चाइना की मैन पावर वहां पे थी, टर्की की मैन पावर वहां पे थी, चाइना के हथियार वहां पे, टर्की के हथियार वहां पे। उनके लगातार ऑपरेशन से पहले टर्की से इतना शिपमेंट आया है उनके यहां पर, और एक तरह से थाउजेंड्स की संख्या में उनके यहां पे जो ड्रोन्स आए हैं, ये छुपी हुई बात नहीं, ओपन सर्किल में आ चुका है, ये ओपन फोरम में है। एक और मैं बात पे आता हूं, देखिए पाकिस्तान, हर कंट्री ऑपरेशन का हिस्सा होता है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और एक साइऑप्स जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या मिस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कह लीजिए। पाकिस्तान भी पूरा बढ़ चढ़ के कहा कि हमने ये मारा वो मारा, ठीक है, कहिए, आपको क्रेडिट है, लेकिन रिलायबिलिटी कैसे तय होती है? 2-3 एग्जाम्पल देता हूं। नैना जी, पहला एग्जाम्पल, जब डिफेंस मिनिस्टर से पूछा गया पाकिस्तान के कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने हिंदुस्तान का इतना नुकसान किया, तो उनका कहना कि जाइए सोशल मीडिया खोल लीजिए, सारे फोटो पड़े हुए देख लीजिए। पहला रिलायबिलिटी। दूसरा रिलायबिलिटी, जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया
तो वहां के आसिफ मुनीर साहब ने एक बहुत खूबसूरत एक वार पेंटिंग वहां के पीएम साहब को प्रेजेंट की थी। आपको भी याद होगा, और ये टीवी पर चर्चा का भी विषय रही थी। इस पेंटिंग को वहां के पीएम ने पीएम साहब को दिया कि हमने ऑफ सिंदूर की विजय की। हकीकत क्या थी कि वो चाइना की एक्सरसाइज की एक वॉर पेंटिंग थी। आप चाहे तो अभी गूगल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा, फोटो भी मिल जाएगा। तो पाकिस्तान की जिस तरह से ये प्रोपेगेंडा मशीनरी चल रही है, वहां के लोगों को बेवकूफ बनाने का, ब्लफ मारने का, ये लगातार संजय मलिक जी, लेकिन हम तो जवाब दूं उसका। जी नहीं मुझे मैं ये कहना चाहता हूं कि हम तो इसको इसमें मान के चलते हैं कि वो प्रोपेगेंडा करेगा। सज्जाद, मैं मुझे लग रहा है कि अब आर्मी टू आर्मी बात कर लेने देते हैं एक बार। मेजर शेख नदीम जी का मैं बड़ी देर से वो फायर ब्रांड वाला जो अंदाज है वो मिस कर रही हूँ। मैं समझ रही हूँ चाइना की तरफ से जो खुलासा हुआ ये बहुत ढेर सारी चीजों को डेंट कर देता है मेजर शेख नदीम जी, लेकिन मैं चाह रही थी इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। देखिए, जैसे सर ने बात की कि हमें अपनी वीकनेसेस जो हमारी हैं, जो हमारी पुअर इकोनॉमी है, फ्रेजाइल इकोनॉमी है, उस पर हमें तवज्जो देने की जरूरत है। इंशाल्लाह हम देंगे। लेकिन जहाँ तक डिफेंस की साइड है, ये मेरे तीनों सीनियर बैठे हुए हैं, दे विल बेयर मी आउट कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने $8 बिलियन के जवाब में, आपका इस वक्त $96 बिलियन का डिफेंस बजट है, पाकिस्तान का $8 बिलियन का बजट है। दिस इज अ वेरी क्लियर इंडिकेटर। आप देखिए, उसके बावजूद हमने हर चीज में आपको रिस्पॉन्ड किया। आपने न्यूक्स का डेटोनेट किया, हमने न्यूक्स डेटोनेट किया। आप बैलिस्टिक मिसाइल पे गए, हम बैलिस्टिक, क्रूज, यू नेम एनीथिंग, ठीक है। आप खाली बोलते रहे। उसके बाद आप देखिए कि आपके 3 महीने के बाद, आपको पता है कि डीब्रीफिंग नेक्स्ट डे होती है हर चीज की, हर ऑपरेशन की। आपके एयर चीफ 3 महीने के बाद हाइबरनेशन से जागे एंड सडनली उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो पिक्चर देखें, एंड ही स्टार्टेड सेइंग कि जी हमने 12 एयरक्राफ्ट गिराए। भाई वेयर वर यू? इतने अरसे से आप कहाँ थे जो आप अभी आके बात कर रहे हैं? हम पहले दिन से बता रहे हैं कि जिस दिन जो चीज हमने आपका डिस्ट्रॉय किया, हमने उसको इंडिकेट किया और क्लियरली बताया। पूरी दुनिया ने उसको माना। उसके बाद आप देखें कि पहलगाम के वाक़े के ऊपर ये शुरू हुआ था। आपने कहा कि जी हम पाकिस्तान पे एलिज किया, हमने आपसे ये कहा कि न्यूट्रल ट्रांसपेरेंट, आपने वो भी नहीं की। फिर आप देखिए कि आपने कहा कि जी पूरी दुनिया ने जो है पाकिस्तान को, मैंने आपसे सिर्फ एक दफा कहा कि मुझे एक क्लिप दिखा दें, कोई एक कंट्री का नाम बता दें जिसने पाकिस्तान का लेकर नाम। मैं बता देती हूँ। मैं सुनिए, वॉशिंगटन पोस्ट की एक विजुअल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आई थी मई 2025 में। सुनिए ना मेजर शेख नदीम जी, उसमें बाकायदा बताए गए 3 एयरफील्ड्स डैमेज हुए हैं पाकिस्तान के, माफ कीजिए 6 एयरफील्ड्स, 3 हैंगर्स, 2 रनवे, मोबाइल बिल्डिंग्स ध्वस्त हो गई। सैटेलाइट इमेजेस से बाकायदा कंफर्म किया गया है सर। मैं वॉशिंगटन पोस्ट की बात कर रही हूँ, मैं किसी भारतीय मीडिया की बात नहीं कर रही हूँ। अरे वही वॉशिंगटन पोस्ट जहां पर अमेरिका, जहां पे आपके आका बैठे हुए जनाब, आप उस बात को भी नहीं स्वीकार कर रहे। जैसे आपने मुरीदके की तस्वीर दिखाई, जैसे आपने भागलपुर की तस्वीर दिखाई, वैसे किसी एक एयरबेस की तस्वीर भी दिखा दे। ये बात नहीं है कि सैटेलाइट इमेज करी। आजकल मोबाइल का दौर है, हर जगह मोबाइल वाला तस्वीर बनाता है, दूर से भी तस्वीर बनाता है। और अच्छा सुनिए, मैं तो साथ में देखती जा रही हूँ। बीबीसी की भी रिपोर्ट आई थी कुछ समय पहले। पाकिस्तान के इमरजेंसी वर्कर्स जो ये कहा जाए प्रत्यक्षदर्शी थे, अगर उसको कहूँ आई विटनेस थे, उन्होंने कहा भोलारी नूर खान पर हैंगर्स में भयंकर आग लगी थी, कई सैनिक मारे गए, कई घायल हो गए, कई लोगों के तो फोन और कैमरे तक जब्त कर लिए गए थे जनाब। अच्छा जे सोडी सर, मैं जानती हूँ इस बात को नहीं स्वीकार करेंगे। अच्छा यहाँ पर कर्नल साहब कुछ वो कर रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं जी। नैना जी ज्यादा नहीं, मैं नदीम साहब से तो कह सकता हूं, क्योंकि सज्जाद साहब से एक्सपेक्ट करना थोड़ा अनजस्टिफाइड होगा। नदीम साहब एक स्विट्जरलैंड की एक बहुत बड़ी संस्था है, मिलिट्री हिस्ट्री एंड इट्स पर्सपेक्टिव मिलिट्री, उसकी एक रिपोर्ट आई है। आप जरा वो रिपोर्ट पढ़े। वो रिपोर्ट आपके लिए भी न्यूट्रल है, मेरे लिए भी न्यूट्रल है, और मेरे ख्याल से हम कभी दोबारा प्रोग्राम में भी मैं था। वो जो उनका राइटर है जो उस रिसर्च का, मैं उसके साथ प्रोग्राम में भी था, ठीक है। इंग्लिश डिबेट प्रोग्राम था। उसको आपने हिंदुस्तानी तो नहीं मान लिया सर, क्योंकि उसने भी तो जो बातें रखी आपने उसको हिंदुस्तानी तो नहीं मान लिया। स्पेंसर नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो फेक है, उसकी बॉडी लैंग्वेज फेक है। वो जो उसने पैसे लेकर ये सारी बात लिखी है। अर्नब साहब के प्रोग्राम में भी मैं था, जहां पे वो आया था। तौबा सर,
मतलब आपको वॉशिंगटन पोस्ट पे भरोसा नहीं, आपको इंटरनेशनल कोई अगर बात है, मतलब वही है ना, खाता ना बही, जो पाकिस्तान कहे वो सही वाली बात है। अच्छा, लेकिन जे सोडी सब आ रही हूँ मैं सज्जाद, जे सोडी सर, जिस तरह से चाइना का हमेशा से इन्फ्लुएंस्ड रहता है पाकिस्तान में, अब इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, क्योंकि ये एक ऐसा मौका था पाकिस्तान के लिए भी जहां पर सब कुछ, ये जो सज्जाद जी ने पहले बात कही कि भाई हिंदुस्तान का नामो निशान मिटा देते, वो भी बहुत बखूबी जानते हैं नामो निशान मिटाने की बात आखिर कौन कर सकता है, और हिंदुस्तान अगर चाहे तो कैसे रातों रात सब कुछ गायब कर सकता है। लेकिन चाइना का जिस तरह से यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, ये चाइना की डोमिनेंस, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन और मिलिट्री डिटरेंस से पाक एक तरह से क्या चाइना का सिर्फ प्रॉक्सी बनकर नहीं रह जाएगा, और ये कहा जाए कि अपनी उन तमाम परिस्थितियों को लेकर अब अपनी ही सर्वाइविंग कंडीशन को जस्टिफाई करता हुआ घूमता फिरेगा। यही तो चाइना चाहता है हमेशा से। नैना जी, आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं पहले का एक पॉइंट क्लियर करना चाहूंगा जरूर कि पाकिस्तानी पत्रकार ने कहा कि जो भी मैंने पार्टीशन के बारे में कहा वो पता नहीं क्या क्या वेबसाइट्स के उन्होंने नाम दिए। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि जब ये शो खत्म हो, एक किताब जरूर खरीदें जो कि दुनिया के सबसे अव्वल किताब है 1947 के भारत पाकिस्तान बंटवारे की। उस किताब का नाम है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ पार्टीशन, द शैडो ऑफ द ग्रेट गेम। ये नरेंद्र सिंह सरीला ने लिखी है, जो कि लॉर्ड माउंटबैटन के पहले इंडियन एडीसी थे, और ये आईएएस से जब रिटायर हुए, ये रिटायरमेंट के बाद 10 साल लंदन में रहे। उन्होंने वहां लंदन की आर्काइव्स को उन्होंने रिसर्च किया, ऐसे दस्तावेज जो पहले कभी पब्लिक डोमेन में नहीं थे, उन्होंने उस पर अध्ययन किया और फिर ये किताब लिखी, और ये दुनिया की सबसे अव्वल किताब है 1947 के बंटवारे पे। और जिस तरह से उन्होंने रिसर्च के पूरे पेपर्स उसमें कोट किए एंड में, ये वाकई में किताब को सबसे अव्वल बनाती 1947 की। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, कोई ये वेबसाइट, कोई विकिपीडिया, कोई गूगल, इनका कोई मायना नहीं रखता, क्योंकि किताब लिखनी दुनिया में सबसे मुश्किल होती है, और वो दिखाता है कि कितना उसमें अध्ययन गया है किताब लिखने में। अब मैं आता हूं आपके प्रश्न पे। देखिए, ये तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है नैना जी कि पाकिस्तान चाइना का एक वैसल स्टेट है, और चीन पाकिस्तान को पूरी तरह इस्तेमाल कर रहा है। जैसे पिछले साल 4 जुलाई को हमारे डिप्टी चीफ जनरल राहुल आर सिंह ने भी कहा कि चाइना पाकिस्तान को लाइव लेबोरेटरी की तरह यूज कर रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन एक फौजी होते हुए, एक एनालिस्ट होते हुए, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पिछले साल 17 मार्च को जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि भारतीय थल सेना के सेनाध्यक्ष, उन्होंने कहा था कि भारत पर टू फ्रंट वॉर संभावना नहीं है, वास्तविकता है। इट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, इट इज अ रियलिटी। और कुछ महीने बाद 8 जुलाई को जनरल अनिल चौहान, जो कि भारतीय सशस्त्र बल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, उन्होंने कहा था कि जिस तरह से चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये आने वाले समय में भारत की अखंडता और सुरक्षा के लिए दिक्कत पैदा करेंगी। इसमें कोई शक नहीं है कि हमने 5 बारी पाकिस्तान पे विजय प्राप्त की है सैनिक तौर पे। हमने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी कर दिए हैं। अगले 100 साल में 10 और मुठभेड़ 1 to 1 भारत पाकिस्तान की होगी, तो भारत हमेशा पाकिस्तान को हराएगा। लेकिन हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती, जो हमारे 2 सीनियर जनरल्स ने की है, जिसका मैंने अभी बयान का खुलासा किया है, वो है टू फ्रंट वॉर चीन और पाकिस्तान की, जो कभी भी 2030 के बाद होगी। बांग्लादेश बेशक सैनिक तौर पर मोर्चा खोले ना खोले, वो वक्त बताएगा, लेकिन हमें इस टू फ्रंट वॉर की पूरी तैयारी करनी चाहिए। पाकिस्तान अकेला तो हमारे लिए कभी चैलेंज था ही नहीं, ना ही कभी होगा। लेकिन आगे जो हमारे पे एक बड़ा संकट है, वो है टू फ्रंट वॉर, जो होराइजन पे है और जो 2030 के बाद हो सकती है। सज्जाद कुछ कह रहे थे। बहुत शुक्रिया। मैं नैना काफी देर से देख रहा था, जब आपके पैनलिस्ट बात करते हैं तो आपका सिर्फ हाथ बांध के बैठना रह जाता है, क्योंकि वो आपको कविता सुना रहे होते हैं तो आप चुप बीच में उनको इंटरप्ट ही नहीं करती है, भले वो जो भी झूठ बोलती रहे। आप मेरा थोड़ा सच सुन लीजिएगा। अच्छा, आपको सच सुनना अच्छा नहीं लगता है क्या? बताइए। मैं तो फैक्ट आप फैक्ट की बात करेंगे, मैं शांतिपूर्वक सुनूंगी। मेजर शेख नदीम साहब बोलते हैं, मैं शांतिपूर्वक सुनती हूँ। बताइए जी। मैं अब सुने ना, आप सुनने ना, इंटरप्ट ना करें प्लीज। आप बोल लीजिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं इंटरप्ट ना करें, बार बार कह रहे हो इंटरप्ट ना करें। ब्रॉडकास्ट एथिक्स जो है उसको सामने रख के ही आप ना करें इस तरह, मेहरबानी होगी। ये बात तो आप बोलने का अधिकार, बार बार कहता हूँ, आप नहीं सीखती है, बार बार कहने के बावजूद भी आप नहीं सीखते। चले कोई बात नहीं, वक्त सिखा देगा आपको। सबसे पहली बात ये है कि
पहले तो मैं बहुत मशहूर हूं कि आज आप लोगों ने लॉर्ड माउंटबेटन का बहुत ज्यादा जिक्र किया, क्योंकि अपना डीएनए जो है उसको याद करना जरूरी होता है। अपने पहले गवर्नर जनरल जिन्होंने ओथ लिया था लॉर्ड माउंटबेटन का, उसका जिक्र बहुत किया आपने, मैं उससे भी आपका बहुत मशहूर हूँ। दूसरी बात, मुझे एक सवाल का जवाब दे दे आपका सारा पैनल। आप ये बताएं, आपके जो सीडीएस है अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान, उन्होंने 30 मई को सिंगापुर में जो शंग्रीला समिट हो रहा था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारे कुछ जहाज जो है वो तबाह हुए हैं, बाकी जो पाकिस्तान बता रहा है, जो फैक्ट्स और फिगर्स बता रहा है वो थोड़े गलत हैं। तो मुझे इस सवाल का जवाब दें, आपके अनिल चौहान अगर झूठ बोल रहे हैं तो वो क्यों अभी तक आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं? पहले सवाल का मुझे ये जवाब दें। दूसरा मुझे सवाल का जवाब दें, डोनाल्ड ट्रंप ने 6 तैयारों से शुरू करके 11 तक पहुंचाया। आपके नरेंद्र मोदी भी बंकर में छुपे हुए, आपके अनिल चौहान भी बंकर में छुपे हुए। आज तक आपने डोनाल्ड ट्रंप को जवाब नहीं दिया। अगर जवाब दिया है तो मैं चैलेंज करता हूं आपके पूरे चैनल को, आपके पैनलिस्ट को, विजुअल्स चला दे, मैं यहाँ बैठा हूं मैं और कोई बात नहीं करूंगा। अरे जवाब देना क्यों? अच्छा मलिक साहब मुझे बताइए, झूठों का जवाब देना है कि आप तो सामने बैठे हैं, आप तो चलिए अपने पड़ोसी हैं, पुराना आपने डीएनए की बात की तो डीएनए सबका मैच होता है, कनेक्टेड है, तो आपको तो जवाब दिया जा सकता है। अरे विदेशों पर परायों को क्या जवाब देना है मलिक साहब? वो भी झूठों का जवाब दिया जाएगा क्या? नैना जी, डीएनए पे जाएंगे तो बात बहुत गहरी हो जाएगी और फिर वो ऐसी चुभेगी कि फिर मेरे ख्याल से शायद किसी को डिबेट भी छोड़नी पड़ सकती है। नहीं जाऊंगा क्योंकि बात थोड़ी पर्सनल हो जाएगी। देखिए, हमको ट्रंप साहब क्या कहते हैं, हम ट्रंप साहब की बात पर रत्ती भर विश्वास नहीं करते। एक बात, सुबह से लेके शाम तक उनके कितने ट्वीट होते हैं इंटरनेशनल मीडिया में, ईरान को ले लो चाहे यूक्रेन को ले लो, इंटरनेशनल पूरे सिनेरियो में, जियो पॉलिटिक्स में उन्होंने ऐसा गदर मचा कर रखा है उनके ट्वीट्स ने, पूरी दुनिया को वो एम्प्लॉयबिलिटी दे देते हैं और खुद अच्छा मुस्कुराते हैं, एंजॉय करते हैं खुद के ट्वीट्स को। अब आता हूं भारत ने क्यों नहीं जवाब दिया। इंडिया इज ए वेरी मैच्योर कंट्री, बहुत ही साउंड डिप्लोमेसी और बहुत ही एक डीप डेमोक्रेसी का कंट्री है। यहां पर डिसीजन बड़े सोच समझ के लिए जाते हैं। हमारा प्रधानमंत्री एक ऐसा प्रधानमंत्री आज की डेट में है जो चीप एक्टिविटी में कभी इन्वॉल्व नहीं होते और हमको जब जवाब देना होगा हम जवाब देते भी हैं। हमें कोई जरूरत नहीं है कि किसी के झगड़े में उलझे और बेकार में। अब वो ट्रंप हमको, नैना जी, ट्रंप साहब हमको उकसा रहे हैं, ये हमारा दिमाग कहता है कि हम उसके उकसाए में नहीं आए। और सर सबसे खास बात ये सज्जाद, मैं आपको बता दूं, लड़ाई हमारी, दुश्मन हमारा, जवाब हमारा, जमीन हमारा, तो किसी पराये पर डिपेंडेंट होके क्यों लड़ना? भाई हम पाकिस्तानी नहीं है ना, लड़ाई हमारी है ना, हम चाइना पर डिपेंड होंगे ना अमेरिका पर डिपेंड होंगे। हमें भरोसा है हमारी सेना पर, हमें भरोसा है हमारे प्रधानमंत्री पर, हमारे गृह मंत्री पर जिन्होंने आपकी रातों की नींद उड़ा कर रखी है, और हमारी तीनों सेनाओं पर भरोसा है सर। जल थल नभ, मैंने कहा ना, आसमान से लेकर धरती से लेकर हर जगह से, इवन समंदर के इलाकों से भी किस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया जाता है। हमें सब पर भरोसा है, हमारी सेना पर। आपको भरोसा है अपने पाकिस्तानी, ये कहा जाए कि आपके जो सो कॉल आपके पापा हैं यानी कि अमेरिका पर। हमें हमेशा अपने आप पर भरोसा रहा है। वेल, वक्त इतना ही था। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, इसीलिए कहा जाता है कि जंग लड़नी है अपने दम पर लड़िए, दूसरों पर डिपेंडेंट होकर अगर जंग लड़ेंगे तो काहे के खिलाड़ी हैं आप। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश दुनिया की तमाम खबरें आगे भी जारी हैं। इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।